स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो ये साफ दिखता है कि 19वीं और 20वीं सदी मानव इतिहास की सबसे रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी के राइज और फॉल की कहानी है। और वो फिलॉसफी कोई और नहीं बल्कि कम्युनिज्म और इसकी थियरीज हैं, जिसने 21वीं सदी के शुरू होने से पहले ही बड़े पैमाने पर अपने व्यावहारिक पतन को देख लिया था। आज के इस ग्लोबलाइजेशन और रैपिड ग्रोथ के दौर में भले ही कैपिटलिज्म का प्रभाव दुनिया पर तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन जब हम ह्यूमन लेवल पर या सोसाइटी में क्लास डिफरेंस और बढ़ती इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को देखते हैं तो इसे समझने के लिए हमें आज भी कम्युनिज्म का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर कम्युनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे 19th और 20th सेंचुरी को लेबोरेटरी ऑफ कम्युनिस्ट आइडियाज के तौर पर भी याद रखा जा सकता है। इसके साथ ही हम कम्युनिज्म की बेसिक फिलॉसफी को भी इसी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर दुनिया में कम्युनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी। बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि 19वीं सदी में जब यह विचार आया, उससे पहले दुनिया में क्या हालात थे। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो पाएंगे कि कम्युनिज्म के आने से करीब एक सदी पहले पश्चिमी यूरोप में राजा और सामंतों का दौर खत्म हो रहा था। इस बदलाव के चलते सत्ता और अर्थव्यवस्था आम लोगों के हाथों में आने लगी थी। इसी बदलाव को देखकर आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने एक नया विचार दिया। उन्होंने कहा कि अब जब हम राजा और सामंतों की गुलामी से आजाद हो गए हैं तो हमें एक ऐसा आर्थिक सिस्टम बनाना चाहिए जो समाज के हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाए। इसके लिए एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की किताब लिखी। यही किताब पहली बार फ्री और ओपन मार्केट का आइडिया लेकर आई। इसी से पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। पूंजीवाद का मतलब है ऐसा सिस्टम जहां बाजार में सरकार या किसी बाहरी ताकत का दखल न हो। बाजार से जुड़े लोग खुद तय करें कि उसे कैसे चलाना है। द वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने कहा कि अगर दुनिया में कैपिटलिज्म आता है तो कैपिटलिस्ट, लेबरर और कंज्यूमर के बीच एक बैलेंस बना रहेगा। एडम स्मिथ का मानना था कि कैपिटलिस्ट के लिए मजदूर जरूरी होंगे क्योंकि मजदूरों के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। मजदूरों के लिए कैपिटलिस्ट भी जरूरी होंगे क्योंकि वे जॉब्स अवेलेबल कराएंगे। वहीं कंज्यूमर इन दोनों पर निर्भर होगा क्योंकि इनकी म्यूचुअल पार्टिसिपेशन से ही उसकी डिमांड पूरी होगी। स्मिथ का आइडिया था कि इन तीनों कंपोनेंट्स के आपसी तालमेल से बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के एक बेहतर और प्लेजेंट मार्केट का निर्माण होगा। ये मॉडल सुनने में आइडियल लगता था क्योंकि इसमें लेबरर, कैपिटलिस्ट और कंज्यूमर सभी को फ्रीडम और बैलेंस का वादा किया गया था। साथ ही सबको इक्वल चांस देने की भी बात की गई थी। जब एडम स्मिथ अपने कैपिटलिस्ट मॉडल का प्रचार कर रहे थे तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया एक बड़ी क्रांति का सामना करेगी जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। 1790 में एडम स्मिथ का निधन हो गया और वे ये देखने से चूक गए कि मशीनों का आविष्कार इंसानी समाज को कैसे बदल देगा। जिस कैपिटलिज्म को उन्होंने उगता हुआ सूरज समझा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते वही सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड और यूरोप में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को जन्म दिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा। मशीनों की वजह से मजदूरी घट गई, काम के घंटे बढ़ गए और मजदूरों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस बदलाव ने एडम स्मिथ के बैलेंस वाले मॉडल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कैपिटलिस्ट का कंट्रोल बढ़ गया, जबकि मजदूर अपने अधिकारों से दूर होते चले गए। समाज में एक बड़ी खाई बन गई। एक तरफ वे लोग थे जिनके पास संसाधन और पूंजी थी और दूसरी तरफ वे मजदूर जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में लेबर क्लास की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 20 साल रह गई थी। ये इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन एक गहरे सोशल क्राइसिस का संकेत था। इसी क्राइसिस की वजह से समाज में खालीपन यानी वॉइड पैदा हो गया। इस वॉइड को भरने के लिए 19वीं सदी के मध्य में एक थिंकर का उदय हुआ जिसे दुनिया ने कार्ल मार्क्स के नाम से पहचाना। मार्क्स ने कैपिटलिज्म की गहरी आलोचना की। उनका कहना था कि कैपिटलिज्म, जिसे स्मिथ ने उगता सूरज माना था, असल में आधुनिक समाज के लिए अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। मार्क्स ने मजदूर वर्ग के शोषण को खत्म करने और एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना के लिए कम्युनिज्म की थियरी पेश की।
लेकिन इससे पहले कि हम उनकी थियरीज पर बात करें, एक बार कार्ल मार्क्स की जर्नी को समझ लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कम्युनिज्म का आइडिया कैसे डेवलप हुआ और उस आइडिया तक पहुंचने के लिए किन किन लोगों ने मार्क्स को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हाउ डिड कम्युनिज्म इवॉल्व? दोस्तों, कम्युनिज्म का विचार मिड 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स के साथ दुनिया के सामने आया, लेकिन मार्क्स यहां तक कैसे पहुंचे ये जानना बेहद दिलचस्प है। 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रायर शहर में जन्मे कार्ल मार्क्स का शुरुआती जीवन साधारण था। उनके पिता वकील थे और उन्होंने मार्क्स को अच्छी शिक्षा दी। मार्क्स ने बॉन और बर्लिन यूनिवर्सिटी में कानून, इतिहास और फिलॉसफी की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने समझा कि सिर्फ किताबों से समाज की बड़ी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। मार्क्स पर सबसे गहरा असर जर्मन फिलॉसफर हेगेल के विचारों का पड़ा। हेगेल की थ्योरी डायलेक्टिक्स ने उन्हें खासतौर पर प्रभावित किया। इस थियोरी के मुताबिक समाज और इतिहास में बदलाव थीसिस और एंटीथीसिस के टकराव से होता है, जिससे एक नया विचार यानी सिंथेसिस जन्म लेता है। हेगेल का मानना था कि ये बदलाव विचारों और चेतना के स्तर पर होते हैं। मार्क्स ने इस सोच को अपनाया, लेकिन इसे ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया। उन्होंने कहा कि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए जमीन पर चीजों को बदलना होगा। मार्क्स का मानना था कि समाज में असली बदलाव लाने के लिए आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों को बदलना होगा। मार्क्स ने हेगेल के बारे में कहा, हेगेल ने सही कहा कि बदलाव डायलेक्टिकल होते हैं, लेकिन उनके विचार उल्टे खड़े हैं। मैंने उन्हें सीधा कर दिया। यहीं से मार्क्स ने अपनी थियरी बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि समाज में बदलाव के लिए असमानता और शोषण के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। यही सोच आगे चलकर कम्युनिज्म की नींव बनी। हेगेल के बाद मार्क्स के जीवन में एक और बड़ा बदलाव तब आया जब उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। एंगल्स एक कैपिटलिस्ट परिवार से थे, लेकिन उन्होंने मजदूर वर्ग की समस्याओं को करीब से देखा और समझा। उनकी किताब द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड ने मार्क्स को गहराई से प्रभावित किया। मार्क्स और एंगल्स ने महसूस किया कि समाज के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और क्लास स्ट्रगल को समझे बिना किसी भी क्रांति की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने यूरोप के अलग अलग हिस्सों में लेबर क्लास की सिचुएशन को स्टडी किया और पाया कि कैपिटलिज्म हर जगह एक जैसी एक्सप्लॉयटेशन और डिवीजन पैदा कर रहा है। इस डिवीजन को खत्म करने और समाज में समानता लाने के लिए 1848 में मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। यह मॉडर्न ईरा का पहला डॉक्यूमेंट था, जिसने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समझाया कि कैपिटलिज्म कैसे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। इसने मौजूदा सोशल स्ट्रक्चर को चुनौती दी और लेबर क्लास को एक नई पहचान और मकसद दिया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ तुम्हारी जंजीरें हैं। ये लाइन आज भी कम्युनिज्म की सबसे पॉपुलर आइडिया के तौर पर कोट की जाती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह दावा किया गया कि इतिहास हमेशा से क्लास स्ट्रगल का इतिहास रहा है। प्राचीन समय में यह स्ट्रगल मास्टर्स और स्लेव्स के बीच था, मिडीवल पीरियड में फ्यूडल लॉर्ड्स और फार्मर्स के बीच, और मॉडर्न पीरियड में कैपिटलिस्ट्स और मजदूरों के बीच। मार्क्स और एंगल्स ने बताया कि कैपिटलिज्म अपने ही पतन के बीच अपने भीतर छुपाए हुए है। जैसे जैसे कैपिटलिस्ट वर्ग मुनाफे की होड़ में मजदूरों का ज्यादा शोषण करेगा, वैसे वैसे मजदूर वर्ग एकजुट होकर क्रांति करेगा। ये क्रांति समाज को सोशलिज्म की ओर ले जाएगी, जहां प्रोडक्शन के साधनों पर सभी का समान अधिकार होगा। इस डॉक्यूमेंट ने यूरोप में हलचल मचा दी। मजदूर संघों और संगठनों ने इसे अपनाया, लेकिन उस समय की सरकारों और पूंजीपतियों ने इसे एक बड़ा खतरा माना। कई जगहों पर इसे बैन कर दिया गया और मार्क्स और एंगल्स को दबाने की कोशिशें की गईं, लेकिन इन विरोधों के बावजूद ये विचारधारा और तेजी से फैली। इसी दौरान मार्क्स ने कैपिटलिज्म की इन डेप्थ स्टडी की और अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब दास कैपिटल लिखी। इस किताब में उन्होंने कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर का डिटेल्ड एनालिसिस किया और समझाया कि यह सिस्टम मजदूरों का शोषण कैसे करता है। मार्क्स ने यह भी तर्क दिया कि कैपिटलिज्म की स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और ये लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मार्क्स और एंगल्स के विचारों ने पश्चिमी यूरोप में एक नई सोच को जन्म दिया। मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने इनके विचारों को अपनाया, जिससे शोषित वर्गों को एक नई आवाज और दिशा मिली। हालांकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के विचार उस समय पूरी तरह से लागू नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने भविष्य की क्रांतियों और समाजवादी आंदोलनों के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया। ये आधार 20वीं सदी में दुनिया को पूरी तरह से बदलने में कामयाब रहा। कम्युनिज्म फ्रॉम थियरी टू प्रैक्टिस। कम्युनिज्म का असर सबसे बड़े स्तर पर 20वीं सदी की शुरुआत में दिखा, जब मार्क्सवाद का पहला बड़ा प्रयोग रूस में हुआ।
1917 में हुई अक्टूबर क्रांति ने रूसी राजशाही का अंत कर दिया। इस क्रांति को व्लादिमीर लेनिन ने लीड किया। लेनिन ने मार्क्स की थियरी को अपनाया, लेकिन रूस की जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ बदलाव किए। मार्क्स ने अपने विचार मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए तैयार किए थे, जबकि रूस की सोसाइटी मुख्य रूप से एग्रेरियन थी। इसलिए लेनिन ने मजदूरों और किसानों को क्रांति का आधार बनाया। क्रांति के बाद रूस में प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया। उद्योग और कृषि का नेशनलाइजेशन हुआ और प्रोलिटेरियन डिक्टेटरशिप के तहत सत्ता मजदूर वर्ग के हाथों में सौंपने की कोशिश की गई। लेकिन लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ का कम्युनिज्म बदल गया। स्टालिन ने इसे सोवियत मॉडल में ढाल दिया। इस मॉडल का आधार कलेक्टिवाइजेशन और तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन था। यह मॉडल आर्थिक विकास में तो सफल रहा, लेकिन इसके साथ ही यह कठोर और अथॉरिटेरियन शासन का प्रतीक बन गया। स्टालिन के समय लाखों लोगों को कंस्ट्रक्शन कैंप्स में भेजा गया, पर्सनल फ्रीडम पर अंकुश लगाई गई और एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिसमें स्टेट को सबसे ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। इसके बावजूद रूस की क्रांति ने दुनिया के अन्य हिस्सों में मार्क्सवादी विचारों को प्रेरणा दी। एशिया में चीन ने मार्क्सवाद को अपनाया, लेकिन चीन का मार्क्सवाद रूस से अलग था। माओ त्से तुंग ने 1949 में चीनी क्रांति का नेतृत्व किया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ ने मार्क्स और लेनिन के विचारों को चीन की ग्रामीण और कृषि प्रधान परिस्थितियों के अनुसार ढालकर माओवाद का स्वरूप दिया। उन्होंने किसानों को क्रांति का आधार बनाया और लैंड रिफॉर्म्स के जरिए जमींदारों की जमीन छोटे किसानों में बांट दी। हालांकि माओ का शासन भी जल्द ही अथॉरिटेरियन बन गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत चीन को औद्योगिक शक्ति बनाने की कोशिश हुई, लेकिन यह प्रयोग बुरी तरह फेल हो गया, जिससे लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो गए। इसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन ने चीन में समाज को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। माओ की नीतियों ने चीन में कम्युनिज्म को एक ऐसा स्वरूप दिया जो मार्क्स के मूल विचारों से काफी अलग था। रूस और चीन के अलावा मार्क्सवाद का प्रभाव क्यूबा में भी दिखा। 1959 में फिदेल कास्त्रो और चे गुआरा ने क्यूबन क्रांति का नेतृत्व किया। ये क्रांति अमेरिका समर्थित तानाशाही सरकार के खिलाफ थी और इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। क्यूबा में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए, जिससे आम लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। लेकिन क्यूबा का कम्युनिज्म भी धीरे धीरे फिदेल कास्त्रो के अथॉरिटेरियन शासन में बदल गया। 20वीं सदी में मार्क्सवाद ने दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग रूप दिखाए। वियतनाम और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में भी सोवियत संघ और चीन से प्रेरित कम्युनिज्म लागू किया गया। वियतनाम में हो ची मिन ने मार्क्सवाद को स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया, जबकि नॉर्थ कोरिया ने इसे वंशानुगत शासन में बदल दिया। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में मार्क्सवाद ने मजदूर संघों और वामपंथी संगठनों को प्रेरित किया। इन देशों में क्रांति तो नहीं हुई, लेकिन सामाजिक कल्याण नीतियों और श्रमिक सुधारों के रूप में इसका असर देखा गया। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मार्क्सवाद ने कोलोनियलिज्म के खिलाफ संघर्ष को प्रेरणा दी। यहां गरीब और शोषित वर्गों ने मार्क्सवाद के जरिए अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इनमें भी अक्सर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सामाजिक असमानता देखने को मिली। 20वीं सदी के अंत तक सोवियत संघ के पतन और अन्य समाजवादी देशों में आर्थिक समस्याओं के कारण कम्युनिज्म का प्रभाव कमजोर हो गया। लेकिन आज भी मार्क्स के विचार सामाजिक असमानता और शोषण को समझने का एक अहम जरिया बने हुए हैं। अब कम्युनिज्म के इतिहास को समझने के बाद आइए इसकी फिलॉसफी और मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। फिलॉसफीज ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक ऐसी सोच है जो इंसान को बराबरी और कलेक्टिवाइजेशन का सपना दिखाती है। इसका सबसे बड़ा सपना है एक ऐसा समाज जहां न कोई अमीर हो न कोई गरीब, जहां न शोषण हो न किसी का हक छीना जाए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस विचारधारा को सामने रखा और कहा कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई है क्लास स्ट्रगल। उनका मानना था कि समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग जो पूंजी के मालिक हैं, यानी बुर्जुआजी, और दूसरी तरफ वो लोग जो अपनी मेहनत से जीते हैं, यानी प्रोलेटारिएट। मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, मजदूरों को उनकी मेहनत के सही दाम नहीं मिलते, लेकिन एक दिन ये मजदूर शोषण के खिलाफ खड़े होंगे और क्रांति करेंगे। इस क्रांति का मकसद होगा एक ऐसा समाज बनाना जहां सबके पास बराबरी के मौके हों। लेकिन अक्सर कम्युनिज्म को सिर्फ एक इकोनॉमिक थियरी मानते हैं, लेकिन यह सिर्फ इकोनॉमिक थियरी नहीं है, ये एक सोच है, एक तरीका है समाज और जीवन को देखने का। रिलीजन। कम्युनिज्म और धर्म का रिश्ता हमेशा बहस का मुद्दा रहा है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि कम्युनिज्म धर्म को सिरे से नकारता है। मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा, क्योंकि उनके मुताबिक धर्म का इस्तेमाल शोषण को जायज ठहराने के लिए किया जाता है। धर्म इंसान को यह सिखाता है कि उसका दुख और तकलीफ स्वाभाविक है और ईश्वर उसे देख रहा है। लेकिन कम्युनिज्म कहता है कि इंसान को अपने दुखों से छुटकारा खुद पाना होगा, किसी ईश्वर का इंतजार नहीं करना चाहिए। एंगल्स ने कहा था कि धर्म तब तक रहेगा जब तक समाज में असमानता रहेगी। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि कम्युनिज्म ये नहीं कहता कि ईश्वर को मानना गलत है, लेकिन यह जरूर कहता है कि ईश्वर की कल्पना इंसान को उसकी समस्याओं से भटकाने के लिए बनाई गई है। मार्क्स ने कहा था, ईश्वर का अस्तित्व तभी खत्म होगा जब इंसान खुद अपने अस्तित्व को समझेगा। कम्युनिज्म आत्मा और पुनर्जन्म के विचार को इंसान की कल्पना मानती है। इसके हिसाब से ये विचार इसलिए बनाए गए ताकि लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि उनकी तकलीफें उनके पिछले कर्मों का फल है। लेकिन कम्युनिज्म कहता है कि हर इंसान अपने जीवन का खुद जिम्मेदार है और इसे बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। फैमिली। कम्युनिज्म परिवार और रिश्तों को भी एक अलग नजरिए से देखता है। ये पेट्रियार्की को शोषण का एक जरिया मानता है। पेट्रियार्की में महिलाओं को हमेशा घर तक सीमित रखा गया और उन्हें संपत्ति या फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया गया। कम्युनिज्म का मानना है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। एंगल्स ने कहा था कि महिलाओं की असली आजादी तभी होगी जब उन्हें आर्थिक आजादी मिलेगी। मोरालिटी। कम्युनिज्म नैतिकता को भी अलग नजरिए से देखता है। इसके अनुसार जो नैतिकता हमें सिखाई जाती है वो अक्सर समाज के अपर क्लास के फायदे के लिए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए गरीबों को यह सिखाया जाता है कि संतोषी होकर जीना चाहिए, जबकि अमीर अपने फायदे के लिए हर नियम तोड़ सकता है। कम्युनिज्म कहता है कि नैतिकता ऐसी होनी चाहिए जो पूरी सोसाइटी की भलाई के लिए हो, न कि किसी एक वर्ग के लिए। मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आप कम्युनिस्ट फिलॉसफीज में मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने की कोशिश करें तो कम्युनिज्म यह कहता है कि इंसान का जीवन सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए है। मार्क्स ने कहा था, हर व्यक्ति से उसकी क्षमता के हिसाब से काम लिया जाए और हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार दिया जाए। ये विचार इंसान के जीवन को निजी लाभ से ऊपर उठाकर समाज के हित में देखने को प्रेरित करता है। रेवोल्यूशन। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग समाज में बदलाव लाने का सबसे बड़ा जरिया क्रांति है। लेकिन यह क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि ये विचारों की क्रांति होती है। मजदूर वर्ग जब अपनी ताकत को समझेगा और शोषण के खिलाफ खड़ा होगा, तभी असली बदलाव आएगा। क्रांति का मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां न सरकार के नाम पर, न धन के नाम पर और न धर्म के नाम पर किसी का शोषण हो। लेकिन इसके बावजूद बहुत बार कम्युनिज्म के इंटरप्रिटेशन में क्रांति को हिंसा और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से जोड़कर समझाया जाता है। इसी वजह से इस आइडिया का क्रिटिसिज्म भी होता है। कम्युनिज्म की यह फिलॉसफी समाज को बराबरी की ओर ले जाने का सपना दिखाती है, लेकिन इसे समझना और अपनाना हर समाज की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कंक्लूजन। इस तरह देखा जाए तो कम्युनिज्म का इतिहास आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है और यह विचारधारा आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज कितनी असमानताओं से भरा हुआ है, चाहे वे आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक हों। कम्युनिज्म का उद्देश्य इन असमानताओं को खत्म कर एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार संसाधन मिले और हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने का मौका मिले। बतौर विचारधारा कम्युनिज्म के सभी सिद्धांत पहली नजर में बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन जब भी इन सिद्धांत को किसी स्टेट के द्वारा व्यावहारिक रूप से अपनाया गया तो अक्सर उनका परिणाम एक अथॉरिटेरियन स्टेट के रूप में सामने आया। ऐसे अथॉरिटेरियन स्टेट ने सामाजिक समानता की तो बात की, लेकिन आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। इसके उदाहरण आज भी चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों में देखे जा सकते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कम्युनिज्म अपनी थियरी में एक यूटोपियन वर्ल्ड की बात करता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कैपिटलिज्म बैलेंस करने के लिए कम्युनिज्म का आइडिया बेहद महत्वपूर्ण है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।